नमस्कार। अपना उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश जगवानी। प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते हुए आंकड़ों को देखकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने टीम 11 के साथ हुई बैठक में अहम निर्देश दिए। उसके पहले मंगलवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि स्वच्छता और सैनिटाइजेशन कोविड-19 के साथ साथ वेक्टर जनित रोगों को रोकने में काफी सहायक है। पूरे प्रदेश में आपको बता दें, बाजारों की साप्ताहिक बंदी शनिवार और रविवार को होगी और ऐसे में प्रदेश के अंदर हर शनिवार और रविवार को स्वच्छता और सैनिटाइजेशन का विशेष अभियान चलाया जाए। इसीलिए उन्होंने नोडल अधिकारियों को मुख्यालय से अपने अपने प्रभारी जिलों में कार्य समीक्षा करने को कहा है। विकास दुबे के इस मामले में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि बिकरू कांड का आरोपी और 50,000 के इनामी शशिकांत उर्फ सोनू को पकड़ा गया है। विकास दुबे के घर से AK-47 राइफल भी बरामद की गई है। 17 सरकारी कारतूस भी बरामद किए गए। महाराष्ट्र से गुड्डन त्रिवेदी और सोनू महाराष्ट्र से पकड़े गए। उन्होंने बताया कि बिकरू कांड में 21 अपराधी नामजद हैं। अब तक 4 गिरफ्तार हो चुके हैं जबकि 6 मारे गए हैं। व रेल बाजार पुलिस के द्वारा मुखबिर की सूचना पर वांछित अभियुक्त एवं 50,000 का इनामिया अभियुक्त शशिकांत उर्फ सोनू पुत्र प्रेम कुमार उर्फ राजाराम निवासी बिकरू थाना चौबेपुर को रात्रि 2:50 बजे मेला तिराहा कस्बा चौबेपुर से गिरफ्तार किया गया। पूछताछ से उसने घटना में अपनी संलिप्तता के साथ विकास दुबे, अमर दुबे, अतुल दुबे, प्रेम कुमार, प्रभात मिश्रा, बउवन, हीरू, शिवम, जिलेदार, राम सिंह, रमेश चंद्र, गोपाल सैनी, अखिलेश मिश्रा, विपुल, श्यामू वाजपेयी, राजेंद्र मिश्र, बाल गोविंद दुबे, दयाशंकर अग्निहोत्री आदि लोगों का घटना में सम्मिलित होना बताया गया। यह भी बताया गया कि लूटा गया असलाह अपने व विकास दुबे के मकान में विकास दुबे के कहने पर छिपा दिया गया है। विकास दुबे के घर से AK-47 राइफल जो लूटी गई थी, मैं 17 कारतूस व शशिकांत के घर से इंसास राइफल और उसके 20 अदद कारतूस बरामद किया गया है, जिस संबंध में अब अग्रिम कार्रवाई नियमानुसार की जा रही है। बरामदगी एक अदद AK-47 राइफल व 17 जिंदा कारतूस सरकारी, दूसरा एक अदद इंसास राइफल, मैं 20 अदद जिंदा कारतूस सरकारी। इस प्रकार इस केस में कुल 21 अभियुक्त नामित थे, जिसमें से इनको मिला के 4 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों के नाम श्यामू वाजपेयी, जहान यादव, दयाशंकर अग्निहोत्री व शशिकांत। इसमें अब तक 6 अभियुक्त विभिन्न तिथियों में पुलिस कार्रवाई में मारे गए हैं। जिन व्यक्ति जो कि महाराष्ट्र में पकड़े गए हैं उनका नाम है गुड्डन त्रिवेदी एवं सोनू। उनको रिमांड पर लेके यहाँ की पुलिस आ रही है। इस संबंध में आगे की कार्रवाई जो भी है नियमानुसार की जाए। राजस्थान की राजनीति में सियासी खींचतान और ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत देश और प्रदेश के तमाम मुद्दों पर बात करते हुए उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। नहीं, देखिए, हमारी पार्टी में लोकतंत्र है, सबको अपनी बात कहने का, हर व्यक्ति को अपने विषय को रखने का पूरी तरह स्वतंत्रता अधिकार है। और अगर आप इस चीज को दूसरे तरीके से ले रहे हैं तो मुझे लगता है कि लोकतंत्रात्मक पद्धति को देखना और समझने में अंतर दिखाई देता है।
जहाँ तक आपने ज्योतिराज सिंधिया की बात की, तो ज्योतिराज सिंधिया में और सचिन पायलट जी में काफ़ी अंतर है। ज्योतिराज सिंधिया जी की परिस्थितियाँ, हालात और जो उनके अंदर जो सबसे बड़ा था, वो पूरी तरह अपने आप में भ्रमित थे, सत्ता के लोभ में, और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के डर के शिकार थे। तो कहीं ना कहीं उन्होंने जो निर्णय लिया, वो किस चौराहे पर खड़े हैं उनका दिल जानता है और मन जानता है। कभी वो आदरणीय राहुल गांधी जी के बगल में बैठते थे, उनके साथ लगातार निरंतर उनका संवाद होता था। आज सिंधिया जी की हालत ये है कि आज नीचे की कुर्सी पर बैठते हैं, समानांतर बैठने का भी अवसर प्राप्त नहीं हो सकता। अब मुझे लगता है कि उनका अपना सोचना बिल्कुल सही है, और उन्होंने संपादकीय पृष्ठ में जिन चीज़ों का वर्णन किया है, भारतीय जनता पार्टी लगातार जिस ओर बढ़ रही है, लोकतंत्र और जनादेश का अपमान करते जा रही है। अपने उनके पास जो हथकंडे हैं, ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के लगातार दुरुपयोग करने का काम भी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कल जयपुर में जिस तरह छापेमारी, तबातोड़ हुई, परेशान करने का प्रयास किया गया, डराने का परेशान किया गया। तो कांग्रेस एक विचारधारा है, डरने वाले लोग नहीं हैं, हम लड़े हैं और लड़ेंगे। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी आज जो चक्रव्यूह रचने का प्रयास कर रही है, खुद ही उस चक्रव्यूह में फंसेगी और समाप्त हो जाएगी। नेपाल के प्रधानमंत्री को भगवान सद्बुद्धि दें, और मुझे लगता है कि उनका यह बयान किसी भी भारतीय के लिए उचित नहीं है। देश इस बयान को लेकर काफ़ी रोष में है। नेपाल के प्रधानमंत्री जी को भारत देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। सर, प्रियंका गांधी जी तरह भ्रम और झूठ इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा देश में फैलाने का काम किया जा रहा है, निश्चित रूप से अपने आप में एक बड़ा चिंतनीय विषय है। अभी तक 135 करोड़ जनसंख्या वाले देश में मात्र 2 करोड़, जो इनका डाटा है, जांच हुई है। और 2 करोड़ प्रस्तुत करना यह साबित करता है कि जांच कितना कम है। 135 करोड़ के अपेक्षाकृत जांच का रेशियो कितना कम है। खासकर उत्तर प्रदेश में जो हालात हैं, परिस्थिति हैं, जो देखने को मिल रही हैं, यह साबित करता है कि उत्तर प्रदेश तो इस लड़ाई में बुरी तरह पिछड़ा हुआ है। अगर आप क्वारंटाइन सेंटरों में चले जाएं, जहां पर मरीज भर्ती किए जा रहे हैं, वहां की हालात तो और बद से बदतर है। कहीं जगह नहीं है। 1.5 लाख बेड का दावा करने वाली ये सरकार, आज अस्पतालों में कहीं भी जगह नहीं है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के भगवान राम पर दिए गए बयान को लेकर बवाल फैला हुआ है। अब उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ओली पर निशाना साधते हुए कहा कि उनका अमर्यादित बयान उनके मानसिक दिवालियापन को दर्शाता है। नेपाल भी पहले भारत का हिस्सा रहा है और पीएम ओली को नेपाल और भारत के राम भक्तों से क्षमा मांगनी चाहिए। जन्मभूमि अयोध्या धाम उत्तर प्रदेश को लेकर के नेपाल के प्रधानमंत्री जी का जो बयान है, एक राम भक्त के नाते मैं उसकी भर्त्सना करता हूं, निंदा करता हूं। और श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि जाको प्रभु दारुण दुख दीना, ताकि मति पहले हर लीना। अब एक नई अयोध्या की बात करना, किसके इशारे पर इस प्रकार की क्यों बात कर रहे हैं, मेरे समझ में नहीं आ रहा। नेपाल का भारत का रिश्ता अटूट है, वह सदा सर्वदा बना रहेगा। भगवान श्री राम और माता सीता को लेकर के नेपाल में भी लोग सीताराम सीताराम जपते हैं और भारत में भी लोग सीताराम सीताराम जपते हैं। लेकिन आज जिस प्रकार का नेपाल के प्रधानमंत्री ओली जी का बयान आया है, उससे हर राम भक्त और हमारे सभी पूज्य संत इससे बहुत नाराज हैं। इस प्रकार के बयान देने से नेपाल को शायद मैं समझता हूँ कुछ हासिल होने वाला नहीं है। भगवती
सीता मैया का जन्म स्थान जनकपुर नेपाल है और भगवान श्री राम का जन्म स्थान अयोध्या उत्तर प्रदेश और भारत में है। शायद प्रधानमंत्री जी को, वहाँ नेपाल के प्रधानमंत्री जी को मालूम नहीं है कि भगवान श्री राम के विवाह के अतिरिक्त भी अभी वर्तमान में भी जो वहाँ के लोकतांत्रिक सत्ता आने के पहले जो राजघराने रहे हैं उनके और भारत के राजघरानों में रिश्ते होते रहे और कई रिश्ते इसके प्रमाण हैं। और इस प्रकार की बातें करना, और इस पर मैं कोई ऐसी बातें नहीं करना चाहता, लेकिन इस प्रकार का बयान नेपाल के प्रधानमंत्री जी को तत्काल वापस लेना चाहिए और इस प्रकार का बयान देने के लिए नेपाल के भी राम भक्तों और सीता माता के भक्तों और भारत के भी राम भक्तों और सीता माता के भक्तों से क्षमा मांगनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता विनय कटियार ने अयोध्या को लेकर दिए गए नेपाल के पीएम केपी ओली के बयान पर क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। तो उनको चाहिए वहाँ के प्रधानमंत्री ओली जी को कि कहाँ है अयोध्या, उसका वो डेवलप कराएं, उसकी राजधानी तय करें। हमको तो प्रसन्नता होगी कि इसी बहाने ये कम्युनिस्ट शासन में ये राम को मानेंगे तो राम को मानने का काम करें, ये उनको काम करना चाहिए। लेकिन जब वो काम ही नहीं कर रहे हैं, केवल भड़काने का काम कर रहे हैं, भारत और नेपाल के जो संबंध हैं वो खराब करने का काम कर रहे हैं, जबकि भारत और नेपाल के संबंध सदियों पुराने हैं, युगों युगों से चले आ रहे हैं। तो ये पुराने संबंध हैं, तो उन संबंधों को बिगाड़ने का काम ओली जी को नहीं करना चाहिए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और राम की नगरी अयोध्या को लेकर नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की ओर से की गई टिप्पणी से अयोध्या के संतों में आक्रोश है, जिसको लेकर संतों की तरफ से माफी मांगने की बात कही गई। तो साथ ही संतों ने साफ साफ और कड़े शब्दों में कहा कि अगर ओली माफी नहीं मांगते तो संत धार्मिक आंदोलन छेड़ेंगे। नेपाल के प्रधानमंत्री हैं और एक महत्वपूर्ण पद पर बैठे हुए व्यक्ति जब इस प्रकार से कहता है तो बहुत ही कष्ट होता है। अयोध्या विश्व प्रसिद्ध नगरी है, हमारे शास्त्रों में भी है और इतिहास में है। जिसको इतिहास का ज्ञान है, जिसको शास्त्र का ज्ञान है, उसे पता है कि अयोध्या क्या है। अयोध्या नाम नगरी तथा श्रीलोक विरसिता मनुना मानवेंद्रिया पुरी निर्मिता स्वयं, यह मनु की बसाई हुई नगरी है जो विश्व की पहली राजधानी थी। ऐसी नगरी को नकार देना और कहना काल्पनिक है, यह मूर्खता के अलावा और कुछ नहीं है। वह एक प्रधानमंत्री के रूप में एक देश का प्रधानमंत्री है और इस प्रकार की भाषा बोल रहे हैं, जबकि हमारे नेपाल से और भारत से बहुत ही मधुर संबंध बहुत प्राचीन से है। प्रधानमंत्री ओली ने जो अभी बयान दिया है, मैं जगत गुरु परमहंस आचार्य पीठ श्री तपस्वी जी की छावनी अयोध्या से मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और धर्मादेश भी जारी करता हूं कि नेपाल में जो हमारे लाखों भक्त हैं वो कल सड़क पर उतर करके और ओली को कुर्सी से उतारे, क्योंकि जो अयोध्या का वर्णन है कि उत्तर दिशा सरजू पावन, अयोध्या जहां बसी हुई है उसके उत्तर दिशा में सरजू है, नेपाल में सरजू है ही नहीं है। दूसरी बात है, जो वेदों में वर्णन है, ऋग्वेद से लेकर के और जितने भी पुराणों में अयोध्या का वर्णन है, वो अयोध्या उत्तर प्रदेश में स्थित अयोध्या है। और वाल्मीकि रामायण में जिसका वर्णन है, तुलसीकृत रामायण में जिसका वर्णन है, और ओली तो एक माओवादी था और अब आतंकवादी की भाषा बोलना शुरू कर दिया है। नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं वो खुद नेपाली नहीं है, सबसे बड़ी चीज है। तो जब जो व्यक्ति जिस देश का नागरिक नहीं है और वो चीन की गुलामी कर रहे हैं और अपनी देशवासियों को गुमराह कर रहे हैं, आज चीन ने नेपाल की 2 दर्जन से अधिक गांवों पर कब्जा कर रखा है। अपनी इस कमी को छिपाने के लिए
अब वो भगवान राम को बता रहे नेपाली। अरे भगवान राम तो पूरी दुनिया के हैं। लंका में जब चढ़ाई करने गए तो लंकावासी हो गए। तो ये कोई मतलब नहीं है। आप पहले ये बताइए कि चीन ने आपके देश में कितने गांव पर कब्जा कर रखा है? आप नेपाल को गुलाम क्यों बनाना चाहते हैं? आज पाकिस्तान भिखारी बन गया है। वही दशा नेपाल की होने जा रही है। नेपाल प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया गया वक्तव्य हमारे आराध्य, हमारे प्रभु, हमारे भगवान श्री राम के प्रति दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि नेपाल सदैव से हिंदू राष्ट्र रहा है, सनातन धर्म के मानने वाले। लेकिन कष्ट इस बात की है कि जब से नेपाल वामपंथियों के कुचक्र में आया, जब से नेपाल चाइना के सह में आया, तब से नेपाल के प्रधानमंत्री जी का बुद्धि भ्रष्ट हो गया। कब क्या बोलने कोई भरोसा नहीं है। इसके नाते मेरे वेद, मेरे पुराण, मेरे शास्त्र, मेरे उपनिषद में भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या, आप देखिए कल कल बहती हुई मां सरजू की पावन तट पे अयोध्या बसा हुआ है, जहां पे महाराजा दशरथ के पुत्र भगवान से राम माने जाते हैं। वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद में इसका वर्णन है। हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं, खंडन करते हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री माफी मांगे। मैं प्रधानमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं उसके द्वारा दिया गया वक्तव्य ये दुर्भाग्यपूर्ण है, और उससे वार्ता करें कि वो माफी मांगे, नहीं तो साधु संतों में इसका एक प्रयागराज में हो रही लगातार बारिश ने लोगों की परेशानियों को बढ़ा दिया है। कई दिन से लोग तेज धूप और उमस भरी गर्मी के कारण बारिश की कामना कर रहे थे। इसके बाद सोमवार रात से मंगलवार तक मूसलाधार बारिश शुरू हुई, तो उससे स्थिति ऐसी हो गई कि लोग अब किसी तरह से बारिश के रुकने की प्रार्थना करने लगे। कई इलाकों में तो लोगों के घरों में पानी घुस गया, गाड़ियों के पहिए पूरी तरह से डूब गए। ऐसा लग रहा है जैसे पूरे नगर की गलियों में नदियां बह रही हो। लोगों को किसी भी काम में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यातायात पूरी तरह से बाधित हो गया। अगर किसी को अस्पताल जाना है या कहीं बाजार जाना है तो बहुत स्थिति खराब है। जगह जगह पूरा नाला भरा हुआ है। और आपको बताएं पूरा अल्लाहपुर, ये आपके निरंजन सिनेमा, मेडिकल चौराहा, आपके चौधरी जितेंद्र नाथ जी की कोठी के नीचे जहाँ ऐतिहासिक गुरुद्वारा है वहाँ पूरा लबोलब भरा हुआ है। कोई आदमी कहीं से निकल नहीं सकता। इस कोरोना महामारी में आदमी को कहीं जाने की अगर दिक्कत हो या अस्पताल जाना है तो आदमी जा नहीं पा रहा है। पूरी तरीके से बहुत ज़्यादा भरा हुआ है। कईयों की तो गाड़ी डूबी हुई है। व्यापार पूरा बाधित हो गया है। बाजार की सब्जी लेने वाले लोग नहीं जा पा। 3 बजे पानी 2 घंटे बहुत ज़बरदस्त आंधी पानी साथ पानी बरसा है। और अल्लाहपुर हो गया, आपका जाज टाउन हो गया, मेडिकल चारा हो गया, पूरी तरह एकदम जलभर हो गया। नगर निगम बड़े बड़े दावा करते हैं कि मैं सफाई अभियान यहाँ चल रहा है कि यहाँ चल रहा है। ये आपको दर्शा रहा है कि कोई सफाई और कोई कहीं व्यवस्था कुछ नहीं है। नगर निगम की ये जल बारिश पोल खोलती है। 2 घंटे में ये हाल कि इससे ज़्यादा बारिश होगी तो नगर निगम क्या करेगी। सहारनपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने योगी आदित्यनाथ और मोदी सरकार को जमकर खरी खोटी सुनाई। आपको बता दें, पिछले 1 महीने से लगातार पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम आसमान को छू रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस कार्यकर्ता भी लगातार बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दामों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। सहारनपुर में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कोर्ट रोड से लेकर कलेक्ट्रेट परिसर तक नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया, जिसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सहारनपुर जिलाधिकारी अखिलेश सिंह को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। ये उत्तर प्रदेश और केंद्र की सरकार के खिलाफ जो उन्होंने डीजल और पेट्रोल के दामों में जबरदस्त और बेतहाशा वृद्धि कर रखी है, लोगों को छलने का काम कर रहे हैं। अगर प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी आवाज उठाने का काम करते हैं तो उनके खिलाफ झूठे मुकदमे लिखना चाहते हैं, एसपीजी लेना चाहते हैं, बंगला लेना चाहते हैं, उनके खिलाफ सड़कों पर आकर के ऐसी ऐसी बात कहते हैं जिसका कोई औचित्य नहीं है। हम इसके माध्यम से मोदी जी, योगी जी से कहना चाहते हैं कि वो सब ले लीजिएगा, हमें कोई एतराज नहीं कांग्रेसियों को, लेकिन जनता के जो उसकी अपनी मूलभूत जरूरत है, पेट्रोल और डीजल के दाम कम करें ताकि उनको
फायदा लग सके। 90 लाख 1000 करोड़ का पैकेज घोषणा करने से, बाजीगिरी शब्दों की करने से काम नहीं चलेगा। जनता को राहत देने से काम चलेगा। और जनता को राहत सीधे सीधे आप 90 लाख 1000 करोड़ ना दीजिएगा, सीधे सीधे डीजल में आप 20-25 रुपए लीटर की कटौती और 20-25 रुपए लीटर की कटौती पेट्रोल में कर दें, तो देखिएगा हिंदुस्तान की जनता कितनी स्वावलंबी होगी और कितना आगे बढ़ करके काम करेगी। लेकिन एक हाथ से लूटना चाहते हैं और दूसरे हाथ से दे करके दिखाना चाहते हैं कि हम दे रहे हैं, जबकि वास्तविकता ये है जो हमारी नेता प्रियंका गांधी जी ने कहा, जो हमारे अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी ने कहा, जो हमारे जिला शहर अध्यक्ष और हमारे युवा के अध्यक्ष कहते हैं कि आप केवल लूटना जानते हैं, आप केवल जनता को भरमाना जानते हैं, जनता को सहायता देने का औचित्य आपके पास नहीं है, न नैतिक धर्म है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से पिछले दिनों में कांग्रेस की चुनी हुई सरकारों को गिराने का काम ये लोग करते हैं। अगली खबर औरैया शहर से, जहां व्यापारी एकजुट होकर धरने पर बैठ गए। व्यापारियों का आरोप है कि देर रात 2 पुलिस कर्मियों ने दुकानों के बाहर लगे पोस्टर हटाकर दुकानों के बाहर डंडे मारे। पुलिस के इस व्यवहार का व्यापारियों ने विरोध किया और सुबह व्यापारी एकजुट होकर धरने पर बैठ गए। इसकी सूचना जब पुलिस प्रशासन को मिली तो आनंद फानन में औरैया सदर कोतवाल सहित तमाम पुलिसकर्मी मौके पर पहुंच गए और व्यापारियों को समझाने का प्रयास करने लगे, लेकिन व्यापारियों ने शाम 5 बजे तक धरना जारी रखने की बात कही, तो साथ ही पुलिस पर कार्रवाई करने की भी बात कही है। एक होमगार्ड, निश्चित तौर पर व्यापारियों को ये महसूस होता है कि हम सुरक्षित हैं, सदर बाजार, सराफा बाजार यहाँ सुरक्षित है। लेकिन कल उनके जो कृत्य हुए हैं उससे समस्त यहाँ का व्यापारी आक्रोश ही आक्रोश है, क्योंकि उन्होंने जगह जगह आप देख लीजिए, जहाँ ये खड़े हैं आप, ये भी लाठियों से, तो जानवर रात में यहाँ बैठते हैं, गैया, सांड, उन पर भी लाठियों की बरसात। आखिर उनका उद्देश्य क्या था? और व्यापारियों ने ऐसी कौन सी भूल की है जो उन लोगों ने ये कृत्य किया? नोएडा सेक्टर 39 स्थित नए जिला अस्पताल में 400 बेड के कोविड अस्पताल का निरीक्षण करने अपर मुख्य सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद पहुंचे। अस्पताल का निर्माण टाटा कंपनी की ओर से निगमित सामाजिक दायित्व के तहत किया गया। अस्पताल लेवल 1, 2 और 3 श्रेणी का है। यहां सामान्य और गंभीर मरीजों को भर्ती कर उपचार की सुविधा मिलेगी। अपर मुख्य सचिव ने मीडिया से बातचीत में बताया कि निरीक्षण के बाद जल्द ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। दूसरी ओर अस्पताल का निर्माण नोएडा प्राधिकरण की ओर से किया गया है, जबकि कोविड की सभी सुविधाएं टाटा समूह और बिल गेट फाउंडेशन की तरफ से दी गई। अस्पताल कोविड की सभी सुविधाओं से लैस होगा। आपको बता दें, इसके पहले मुख्यमंत्री के नोएडा आकर अस्पताल का उद्घाटन करने की योजना थी, लेकिन समय नहीं मिलने से यह कार्यक्रम सफल नहीं हो सका। इसीलिए शासन स्तर से अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य को कोविड अस्पताल के निरीक्षण के लिए नोएडा भेजा गया है। नोएडा में एक कोविड का नया अस्पताल तैयार हुआ है, जो बिल गेट्स फाउंडेशन और टाटा ट्रस्ट के सहयोग से इसको फर्निश किया गया है। ये बिल्डिंग जो है बहुत अच्छी बिल्डिंग, ये नोएडा अथॉरिटी के द्वारा जिला अस्पताल के लिए बनाई गई थी। तो अभी हम लोगों ने, चूँकि कोविड का काल चल रहा है, तो जो कोविड के पेशेंट्स हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए इसको फ़िलहाल एक कोविड हॉस्पिटल के रूप में इसको कन्वर्ट किया गया है। और यही देखने में यहाँ आया था, यहाँ देखा मैंने कि इसको अच्छी तरह से फर्निश कर लिया गया है, बना लिया गया है। तो बहुत जल्दी ही ये अस्पताल प्रारंभ हो जाएगा और यहाँ के लोगों को जो क्रिटिकल केयर चाहिए या जो और कोविड के ट्रीटमेंट में जो सुविधा चाहिए वो इससे मिल सकेगी। वहीं चंदौली के कंदवा थाने की पुलिस को 2 युवकों को चोरी के मामले में पूछताछ करना भारी पड़ गया। पुलिस की कार्यप्रणाली पर एडिशनल एसपी अनिल कुमार को सामने आकर सफाई देनी पड़ी। कंदवा थाना क्षेत्र के, आपको बता दें, असदड़ गांव में एक व्यक्ति का स्टार्टर चोरी हो गया था। शक के आधार पर गांव के ही 2 लड़के संतोष मौर्य और मंतोष मौर्य को पुलिस पूछताछ के लिए ले गई और काफी देर तक थाने पर बैठा कर रखा।
इससे ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा और गांव में हंगामा करने लगे। उच्च अधिकारियों को सूचना मिलने पर 3 थानों की पुलिस को तैनात कर दिया गया और एडिशनल एसपी अनिल कुमार ने जाकर स्थिति को नियंत्रित किया। थाना कंदवा का गांव है, आज सड़ में गया था। वहाँ गांव के अंदर पब्लिक एकत्र थी, क्योंकि थाने पे 2 लड़कों को बुलाया गया था, जिससे वहाँ सब बैठ गए। तो मैंने जनप्रतिनिधि गांव वालों से सबसे बातचीत की, उन्हें समझाया, वो सब लोग चले गए। दूसरा, अभी तक जो जांच की थी उसमें कोई लड़कों का दोष नहीं पाया गया। वहीं बुलंदशहर के मिर्ची टोला में हिस्ट्री शीटर शाहिद को पकड़ने गई एसओजी की टीम पर बदमाशों ने हमला बोल दिया था। हमले की यह पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई थी। फुटेज के आधार पर पुलिस ने बदमाशों को पकड़ने के लिए अभियान चलाया, जिसमें 9 में से 6 बदमाशों को पुलिस ने पकड़ लिया है, तो वहीं बाकी बदमाशों की तलाश जारी है। आपको बता दें, हिस्ट्री शीटर को पकड़ने गई पुलिस पर 10 जुलाई को हमला हुआ था। पुलिस को मौके से भागना पड़ा था, लेकिन बदमाशों की तलाश जारी थी, जिसमें पुलिस को सफलता मिली है। सर, कुछ दिनों पहले पुलिस शाहिद नाम के शिष्ट पकड़ने गई थी, वहां पर वो भाग गया था और कुछ लोगों ने हमला किया था पुलिस पर। क्या सर कार्रवाई की गई है पुलिस द्वारा? देखिए, इस प्रकरण में हमारे द्वारा तत्काल गंभीरतम धाराओं में अभियोग उन लोगों के ऊपर दर्ज कराया गया जिन्होंने पुलिस पर पथराव किया और पीछा करने का प्रयास किया था, और उसी के क्रम में कुल 4 नामजद अभियुक्त थे और 5 अन्य अज्ञात थे, जिनकी शिनाख्त सीसीटीवी फुटेज के आधार पर, वीडियो के आधार पर की गई। इस तरह 9 लोग चिन्हित किए गए। 9 में से 6 लोगों को कल हमने गिरफ्तार कर लिया है और इनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई। यमुना एक्सप्रेस वे पर दुर्घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। एक बार फिर से यमुना एक्सप्रेस वे पर रफ्तार का कहर देखने को मिला। एक अज्ञात वाहन ने बाइक सवार 3 युवकों को टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही तीनों युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। बाइक सवार नोएडा से आगरा की तरफ जा रहे थे, तभी एक तेज रफ्तार वाहन ने टक्कर मार दी और तीनों युवकों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। बाराबंकी के आदर्श नगर कोतवाली क्षेत्र में एक ही परिवार के 4 लोगों की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। एक ही परिवार के 4 लोग, जिनमें पति पत्नी और 2 बच्चे शामिल हैं, चारों की लाश कमरे में फंदे से लटकती पाई गई। जानकारी पर मौके पर पहुंची पुलिस ने चारों के शवों को फंदे से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। प्रथम दृष्टया ये आत्महत्या का मामला बताया जा रहा है, लेकिन पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। और इसी के साथ ही अपना उत्तर प्रदेश में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए और देखते रहिए ANB न्यूज़।